हेलो स्टूडेंट्स, एनबी फैमिली में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अपने लेक्चर नंबर 10 के बारे में। लेक्चर नंबर 10 के अंदर आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम, इसके अंदर सब टॉपिक्स है, जो हमारे 4 सब टॉपिक है इसके अंदर। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल कनेक्टेड होते हैं आपस में, क्योंकि जो उनके फंक्शंस है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अब जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 2 पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी डिस्कवरी हुई थी, विजिबल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम कंपार्टमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंपार्टमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा क्या मतलब है? इसके अंदर हमें 2 प्रकार के कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट हमको देखने को मिलते हैं। फिर नंबर 4 सब टॉपिक पर हम क्या डिस्कस करेंगे? रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो इसका रोल होता है वो होता है लिपिड सिंथेसिस के अंदर। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, जो सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका जो रोल होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब हम जो पहला टॉपिक है आज का, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, उसके बारे में बात करते हैं। और बाद में हम इसकी जो एनसीईआरटी पोर्शन है वो भी डिस्कस करेंगे। और 9 और 10 लेक्चर की आपको एक डीपीपी प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं हम, आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। अब बात करते हैं हम अपना आज का पहला टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सबसे पहले आपको ये बात पता होगी कि जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर हमें कैसे ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से क्या मतलब है? यहां पर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह हमें यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और आपको ये बात भी पता होगी कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। उनकी स्ट्रक्चर प्लस फंक्शंस वो डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शंस डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं। बट सम कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके जो फंक्शंस होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क करते हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं, सम ऑर्गेनेल्स कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क करते हैं। मींस वे उनकी मेम्ब्रेन आपस में कनेक्टेड होती है और उनके फंक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उनकी मेम्ब्रेन, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है प्लस जो उनके फंक्शंस होते हैं, मेम्ब्रेन्स एंड फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। अभी हम अगले एक डायग्राम की हेल्प से इसको अच्छे से समझेंगे। क्या हम बताने जा रहे हैं कि उनके जो मेम्ब्रेन होती है और जो फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं ये?
इनके फंक्शंस और इनकी मेम्ब्रेन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होती है। ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स इस तरीके से काम करते हैं, वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स जो होते हैं वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, मींस वे कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क करते हैं। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो वे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि वे कोऑर्डिनेटेड होकर मींस साथ रहकर काम नहीं करते हैं, वे इंडिविजुअली अपना वर्क करते हैं। उन्हें हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपको बताया इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है गोल्जी बॉडी। दूसरा होता है गोल्जी बॉडी। तीसरा होता है लाइसोसोम। तीसरा होता है लाइसोसोम। और चौथा होता है वैक्यूल। ये सभी क्या होते हैं? ये एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। ये सभी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारा गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम्स हो गया और वैक्यूल्स हो गया, ये एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। बट अगर हम बात करें किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की, तो वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर नॉट पार्ट ऑफ ER, पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बताया हमने आपको? जीबी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क नहीं करते हैं। अब हम इस जो हमने अभी तक पढ़ा है इसको डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझते हैं कि क्या किस तरीके से वर्क करते हैं। हमारे पास अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक डायग्राम है। इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं एक एक चीज। आपको पता है कि अब हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। हमने अभी आपको बताया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर चार चीज कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, हमें न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो न्यूक्लियस से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसे बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस डायग्राम को समझने से पहले आपको दो तीन चीज और पता होनी चाहिए। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है उसके एक्सटेंशन से क्या क्या बनते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनते हैं टिब्यूल्स बनते हैं, वेसिकल्स बनते हैं और सिस्टर्ने बनते हैं। आपने ये पढ़ा होगा। टिब्यूल्स क्या होते हैं? टिब्यूल्स एक ऐसी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन हमें स्ट्रक्चर इस प्रकार की देखने को मिलती है। ये क्या है? यह है टिब्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस तरीके से जो एक्सटेंशन होता है उसे हम टिब्यूल्स बोलते हैं। और जो एक ऐसी सर्कल से टाइप की जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है उसे हम वेसिकल्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं। और अगर इसका केवल एक सिंगल पार्ट हम इस तरीके से ये ले ले, इसे बोलते हैं हम सिस्टर्ने। इसको बोलते हैं हम सिस्टर्ने। तो आप देख पा रहे हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हमें ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है ये क्या है? एक प्रकार से टिब्यूल्स है। ये क्या है? टिब्यूल्स है।
और ये न्यूक्लियस से डायरेक्ट कनेक्टेड है। न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर है उससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली कनेक्टेड है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरा क्या है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। जो पहली स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है न्यूक्लियस से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस लेक्चर के अंदर हम केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ही पढ़ेंगे। बट हमारा फिलहाल मेन मोटिव क्या है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटेड फैशन में ये वर्क कैसे कर रहे हैं। हम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पर हमें राइबोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। जो आपको जो पीले कलर के, येलो कलर के जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पर हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ बोलते हैं क्योंकि इसके सरफेस पर, इसका सरफेस बिल्कुल क्लीन होता है। इसके सरफेस पर कोई भी राइबोसोम वगैरह जैसी स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलती है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, आप देख पा रहे हो कि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और पहले क्या बनता है, पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। पहले क्या बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। और उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, स्मूथ ईआर, बाद में पहले रफ ईआर, बाद में स्मूथ ईआर बनता है। अब बात कर रहे हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेसिकल्स निकल रहा, आपको वेसिकल्स निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 1 पर जो वेसिकल्स निकल रहा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों से आपको वेसिकल्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों से क्या हो रहे हैं, वेसिकल्स निकलते हुए दिखाई, ये क्या है, ये क्या निकल रहे हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर जो निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये क्या है, नंबर 1 पर हमें वेसिकल्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेसिकल्स। अब इन वेसिकल्स का क्या होता है, रफ से भी निकल रहे हैं और स्मूथ से भी ये वेसिकल्स निकल रहे हैं। आखिर में ये वेसिकल्स क्या है, अभी हम पहले इसको समझ लेते हैं फिर बताएंगे वेसिकल्स क्या है। ये वेसिकल एक प्रकार के जो राइबोसोम्स होते हैं, आपको पता है राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स होती है। ये इसके अंदर जाते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाकर क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है और वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। आखिरकार हम वेसिकल्स की फॉर्म में क्या रिलीज कर रहे हैं, हम प्रोटीन को ही भेज रहे हैं, हम प्रोटीन को ही भेज रहे हैं वेसिकल्स की फॉर्म में। अब क्या होता है, हमारे पास जो दूसरी स्ट्रक्चर आपको जो ये दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं हम लाइसोसोम, इसे बोलते हैं हम लाइसोसोम्स। पहली स्ट्रक्चर तो हो गई हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी हो गई हमारी, दूसरी हो गई हमारी गोल्जी बॉडी, दूसरी हो गई हमारी गोल्जी बॉडी। अब हमारा जो वेसिकल्स निकला वो गोल्जी बॉडी पर पहुंचता है। आपको डायग्राम की हेल्प से देखिए, यहां पर 1 के बाद जो पहुंचा ये पहुंच रहा है वेसिकल्स पहुंच रहा है गोल्जी पर। गोल्जी पर पहुंचने के बाद क्या होता है, जो वेसिकल्स होता है वो गोल्जी से पास करता है। नंबर 3 पर क्या है, ये वेसिकल्स गोल्जी से पास कर रहा है। फिर यहां पर क्या होता है, गोल्जी पर पास करने के बाद इसका मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है।
नंबर 4 पर क्या हो रहा है, जो हमने वेसिकल्स भेजा था उसका मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। अब गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन हो चुका, जो वेसिकल्स है गोल्जी बॉडी के बाद उसका मॉडिफिकेशन हो चुका है। अब इसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि यह लाइसोसोम बना ले, और दूसरा रास्ता है इसका कि ये सिक्रेटरी हो जाए, कि मतलब इससे फटके या ब्रस्ट होकर के इससे बाहर निकल जाए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसको बारी बारी से नंबर 1 2 3 4 5 पॉइंट को आपके सामने लिखता हूं, जो मैंने आपको बताया। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, फिर मैं एक बार सेपरसाइड जोन के लिए इनके बारे में लिखता हूं अच्छे से। अब हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियस से डायरेक्ट कनेक्टेड क्या है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस से जो डायरेक्टली कनेक्टेड स्ट्रक्चर है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंड रफ, रफ इसलिए राइबोसोम है, स्मूथ इसलिए वहां पर राइबोसोम नहीं है। यह क्लियर हो गया। अब बात कर रहे हैं हम नंबर 1 क्या है। नंबर 1 पर आपको जो दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, यहां पर भी आपको देखने को मिल रही है और यहां पर भी, ये क्या है, वेसिकल्स निकल रहे हैं। ये क्या है, वेसिकल्स निकल रहे हैं। वेसिकल्स बर्ड ऑफ, कहां से, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि वेसिकल्स निकल रहे हैं कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, स्मूथ एंड रफ दोनों से। फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ बोथ, दोनों से हमको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नंबर 2 पर क्या होता है, नंबर 2 पर क्या हुआ कि जो वेसिकल्स निकलते हैं वो कहां पहुंचते हैं, वो गोल्जी के साथ क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। ये वेसिकल्स क्या होते हैं, वेसिकल्स फ्यूज विद गोल्जी, वेसिकल्स फ्यूज विद गोल्जी, गोल्जी बॉडी के साथ क्या हो गए, ये फ्यूज हो गए। मींस यहां से निकले, ऐसे वेसिकल्स निकले और यहां पर गोल्जी पर आकर ये फ्यूज हो गए। मींस ऐसे इसके फेज पर आकर ये चिपक जाते हैं। दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब नंबर 3 पॉइंट पर जो हमने बात की थी, यहां पर क्या हो रहा है, गोल्जी का मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। गोल्जी का क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन। अब इसको भी लिखते हैं। नंबर 3 पर क्या है, नंबर 3 पर हमें जो पॉइंट देखने को मिल रहा है, वेसिकल्स वहां से निकले थे, कहां पहुंच गए थे, वे गोल्जी के सरफेस पर आकर चिपक गए थे। अब वो गोल्जी से पास कर रहे हैं, गोल्जी से क्या हो रहे हैं, ये पास कर रहे हैं। नंबर 3 है, गोल्जी क्या करता है, मॉडिफाई करता है इनको। गोल्जी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। जो हमने क्या भेजे थे, वेसिकल्स जो भेजे थे, जो वेस्कुलर कंटेंट है हमारे पास, जो वेसिकल्स भेजे थे, जो वेसिकल्स का जो कंटेंट है उनको ये मॉडिफाई करता है। मींस यहाँ पर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड वगैरह यहाँ पर बनते हैं। आगे हम बात करेंगे जब गोल्जी के बारे में पढ़ेंगे, इसका मॉडिफिकेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब नंबर 4 पॉइंट क्या है, अब हमारे पास ये मॉडिफाई तो हो चुके हैं। अब मॉडिफाई होने के बाद प्रोटीन नंबर 4 पर कहां पहुंच गई हमारे पास, वो गोल्जी से पास कर चुकी है। नंबर 4 पॉइंट क्या है, जो वेस्कुलर बर्ड्स है हमारे पास, जो वेसिकल्स बर्ड है हमारे पास, जो वेसिकल्स बर्ड है हमारे पास, वो गोल्जी से पास कर चुकी है। वेसिकल्स बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी, मीन्स जो हमने वेसिकल्स भेजे थे अब वो गोल्जी से पास कर चुके हैं। अब गोल्जी से पास करने के बाद इसके पास दो रास्ते हैं। इसके पास क्या है, दो रास्ते हैं। क्या तो ये लाइसोसोम बना ले, क्या तो ये लाइसोसोम बना ले, या क्या हो जाए, ये ब्रस्ट हो जाए और ये सिक्रेटरी फॉर्म में चले जाए। मीन्स क्या है, जो वेसिकल्स बने थे वो फट के सेल से बाहर निकल जाए या वो लाइसोसोम्स के पास चले जाए। तो
नंबर 4 पर हमारे पास 2 पॉइंट है। पहला है ये सिक्रेटरी नेचर के हो जाए, ये क्या हो जाए, सिक्रेटरी नेचर के हो जाए, या क्या हो जाए, ये फॉर्म लाइसोसोम्स। नंबर 4 पर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट हमारे पास जो पहला है, क्या तो ये सिक्रेशन शो कर दे, या ये क्या कर ले, लाइसोसोम बना ले। इस तरह से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वर्क करता है। आई होप आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्लियर हो गया होगा। हमने आपके सामने क्या क्या बताया, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की आउटर लेयर से कनेक्टेड है हमारा, क्या है, आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे क्या होता है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन हमें इसके देखने को मिलते हैं। इसके बाहर हमें इसका एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है जो वेसिकल्स बनाता है। जो क्या बनाता है, वेसिकल्स। ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होते हैं वेसिकल्स। प्रोटीन बनती है, भी आगे हम बताते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे होता है। इसके बाद ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जाकर फ्यूज कर जाते हैं। ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जाकर फ्यूज कर जाते हैं। नंबर 2 पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फ्यूज कर गए। नंबर 3 पर क्या हो रहा है, जो गोल्जी है वो वेसिकल्स के रूप में मॉडिफाई, जो गोल्जी है जो हमने वेसिकल्स भेजे थे उनका मॉडिफिकेशन यहाँ पर चालू हो चुका है। और जैसे ही ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पास करते हैं, जो वेसिकल्स है वो मॉडिफाई होकर के गोल्जी से बाहर निकल जाते हैं। अब गोल्जी से बाहर निकल जाने के बाद यहाँ से गोल्जी से पास होकर गोल्जी से बाहर निकल गए हैं। जैसे ही ये गोल्जी से बाहर निकलते हैं, इसके पास अब 2 रास्ते हैं, क्या तो ये सिक्रेटरी नेचर के बना ले, वैक्यूल्स के पास चले जाए, या ये लाइसोसोम्स बना ले। आई होप अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि इसके अंदर जो वेसिकल्स है वे किस तरीके से बनते हैं। ये हमारे पास क्या है, टिब्यूल्स है। ये हमारे पास क्या है, टिब्यूल्स है। तो आपको पता है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वे 80S टाइप के होते हैं। 80S की 2 सब यूनिट कौन कौन सी होती है, पहली 60S और दूसरी 40S। एक होती है 60S और दूसरी 40S। जो 60S होती है वो एंडोप्लाज्मिक, जो टिब्यूल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो यूनिट होती है, जो इसके अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। 60S यूनिट इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन। ये प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। मींस जो 2 यूनिट होती है 40S एंड 60S, जो 60S यूनिट होती है वो प्रोटीन बनाती है, जबकि 40S यूनिट इसके बाहर की ओर होती है, अंदर की ओर 60S होती है। तो अब क्या होता है, आपको पता है कि ये क्या है, हमारे पास ये राइबोसोम है। राइबोसोम की 2 यूनिट आपके सामने दिखाई है, 40S एंड 60S। 60S इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में। अब क्या होता है, अब जो 60S यूनिट है वो अंदर जाकर के क्या बनाती है, पेप्टाइड चेन बनाती है। अंदर जाकर के क्या बनाती है, ये पेप्टाइड चेन। इस टिब्यूल्स के अंदर जाकर ये पेप्टाइड चेन बनाती है। ये पेप्टाइड बनाया इसने। अब इस पेप्टाइड, फिलहाल सिंगल पेप्टाइड है हमारे पास। अब ये बहुत सारे पेप्टाइड्स आपस में मिलाकर, ये सिंगल हमारे पास पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर पेप्टाइड चेन बनाते हैं। और पेप्टाइड चेन के बनने से क्या होता है, प्रोटीन बन जाती है। क्या हो जाती है, ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड ऐसे आ जाने पर क्या हो जाता है, बहुत सारे पेप्टाइड के आ जाने पर ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये प्रोटीन बन जाती है। हमारे पास 40 और 60S 2 प्रकार के राइबोसोम थे, मींस उसकी 2 सब यूनिट्स थी। ये 80S टाइप के राइबोसोम्स की 2 यूनिट होती है, 40 एंड 60।
इसने पेप्टाइड बनाए अंदर जाकर के, पेप्टाइड चेन से क्या हुआ, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, और ये प्रोटीन ही क्या होते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ये प्रोटीन क्या होते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये पहुंच गए। अब इसी से सारा वो प्रोसेस होता है। ये वेसिकल से कहाँ जाते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड होकर मतलब बाहर निकलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके बाद ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर जाते हैं, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर इसका मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, वहां पर इसका प्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बनता है। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम क्या बता रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के बारे में। और इसके बाद ये लाइसोसोम्स के पास पहुंच जाते हैं या इसके बाद ये वैक्यूल्स पर चले जाते हैं। बस ये होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब पढ़ते हैं हम स्पेसिफिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं, 40S और 60S दो सब यूनिट होती है। पेप्टाइड बनाता है, पेप्टाइड चेन बनने से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और ये वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ये वेसिकल्स ही कहाँ जाते हैं, ये वेसिकल्स ही जाते हैं गोल्जी पर, फिर ये लाइसोसोम्स वगैरह पे फॉर्मेशन इनका हो जाता है। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। जो पहली स्ट्रक्चर न्यूक्लियस से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब इसे हम कैसे देख सकते हैं, विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अगला पॉइंट, हमने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिनके सरफेस बियर राइबोसोम, जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिनके सरफेस पर हमें राइबोसोम देखने को नहीं मिलते, जिनके सरफेस पर राइबोसोम देखने को नहीं मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम और स्मूथ के सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते हैं। यह बात आपको हर हाल में पता होनी चाहिए, मैं बहुत बार इसको रिपीट कर चुका हूं। अब इसके अंदर क्या होता है, कंपार्टमेंट या कंपार्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं। कैसे कंपार्टमेंट होते हैं में होते हैं ल्यूमिनल या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल टाइप के कंपार्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जो कंपार्टमेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर में दो प्रकार के कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें दो कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। पहला होता है ल्यूमिनल, पहला होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। पहला होता है ल्यूमिनल और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब ये ल्यूमिनल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल क्या चीज है, ल्यूमिनल होता है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट ऐसे कंपार्टमेंट होता है जो इनसाइड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, यह होता है इनसाइड ER। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल क्या होता है, आउटसाइड ER, आउटसाइड ER।
इसे और क्या लिख सकते हैं, एक प्रकार से ईआर के बाहर क्या है, ओपीसी बात है, ईआर के बाहर में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होगा। आउटसाइड ईआर मींस साइटोप्लाज्म भी हम इसको बोल सकते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट होते हैं उनको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट हम बोल सकते हैं। ल्यूमिनल या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इसका डायग्राम देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। इस डायग्राम की हेल्प से भी आप इसको समझ सकते हो। हमारे पास क्या है, ये 80S राइबोसोम्स है। 80S राइबोसोम आपको दिखाया है यहाँ पर। ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इसके ऊपर राइबोसोम कनेक्टेड है तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास जो टिब्यूल्स हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो टिब्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना रहे हैं, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं है। या तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये क्या है, हमारे पास ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ये क्या है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। इसको ल्यूमिनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के पार्ट को हम कंपार्टमेंट, अंदर वाले पार्ट को हम ले रहे हैं ल्यूमिनल। और जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, क्योंकि इसके बाहर क्या है, अगर ये ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है तो बाहर वाला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। यहां पर बाहर क्या होगा, इसका ओपीसी बात है, यहां पर साइटोप्लाज्म ही होगा। यहां क्या है, साइटोप्लाज्म। तो आपको कंपार्टमेंट भी अब क्लियर हो गए होंगे। अब ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ये क्रोमेटिन क्या होता है, आगे बात करते हैं इसके बारे में एक दो लेक्चर बाद। अब ये क्या है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है। अब इनके क्या रोल होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसके बारे में बात करते हैं। जो रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके क्या काम होते हैं, मींस क्या रोल होता है उसका एक्चुअल में। जो अब पहले बात कर लेते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर्यन फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका यूज होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें होता है इसका यूज, प्रोटीन सिंथेसिस। मींस प्रोटीन यहां पर बनती है रफ में, क्योंकि वहां पर हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होता है, जो ल्यूमेन वाला कंपार्टमेंट है उसके अंदर होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड ल्यूमेन, इनसाइड ल्यूमेन कंपार्टमेंट। जो ल्यूमेन वाला कंपार्टमेंट है, ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस होता है ल्यूमेन वाले कंपार्टमेंट के अंदर। यहां पर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, कैसे होता है, पेप्टाइड चेन बनती है। पेप्टाइड से क्या होता है, पहले 40-60S उस पर आकर कनेक्ट होता है, और जो पेप्टाइड होती है, पेप्टाइड से पेप्टाइड चेन बनती है, और पेप्टाइड चेन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। वेसिकल से वो बाहर निकल जाते हैं और गोल्जी पर जाकर वो चिपक जाते हैं। फिर वहां पर मॉडिफाई होते हैं दो जगह, वहां से वो जब जैसे वो बाहर निकलते हैं तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, क्या तो वो ब्रस्ट होकर के बाहर निकल जाए या लाइसोसोम्स के पास, या लाइसोसोम बन जाए। अब क्या हुआ, ल्यूमेन ऑफ ईआर, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी। एक बात और, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, कि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो कनेक्टेड होती है, वो कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है, वो कनेक्ट होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्टार लगा लीजिए इस पे, कि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है, स्मूथ से कनेक्टेड नहीं होती है। और काम क्या है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। अगर राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। अब बात करते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम, सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। अब बात करते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। जो SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसका काम होता है लिपिड के सिंथेसिस में। लिपिड के सिंथेसिस में इसका काम होता है। उसका काम क्या था,
प्रोटीन के फॉर्मेशन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस के फॉर्मेशन में वर्क करता है। लिपिड सिंथेसिस इन सेल, सेल के अंदर लिपिड सिंथेसिस में वर्क करता है। और एनिमल्स के अंदर जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, उनके फॉर्मेशन में भी ये वर्क करता है। इनके फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल ये प्रोवाइड करता है। तो दो इसके वर्क हमें याद रखने हैं, पहला लिपिड सिंथेसिस इन सेल और दूसरा क्या है, एनिमल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन। ये स्टेरॉयडल हार्मोन क्या है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह जो हार्मोन्स है वहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। अब हमने अच्छे से जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों को बिल्कुल 100% क्लियर तरीके से इन्हें समझ लिया है। अब हमने जो इस लेक्चर के अंदर पढ़ा है इसकी एनसीईआरटी पोर्शन अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं। अब आज हमने जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो पढ़ा है इसकी एनसीईआरटी पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब पढ़ते हैं हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब इसके अंदर क्या है, while each of membranous organelle is distinct in term of structure and functions। ये कहना चाह रहा है हर एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स अलग अलग होता है स्ट्रक्चर और फंक्शंस में। हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रल वैक्यूल्स वगैरह जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट होते हैं। ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। बट many of those are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated। ये इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बता दिया था कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है में कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं, में ऑर्गेनेल्स क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। क्योंकि जो इनके फंक्शंस होते हैं वे कोऑर्डिनेटेड होते हैं। आपको अच्छे से पता है फंक्शंस किस प्रकार कोऑर्डिनेटेड है। वेसिकल्स बना था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, वेसिकल्स बना था, उसके बाद उसे हमने गोल्जी पर पहुंचाया था, उसके पास दो रास्ते थे, लाइसोसोम्स या उसे ब्रस्ट करके बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार से इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। केवल इस वर्ड को समझने के लिए देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, इसे समझने के लिए हमने कम से कम 20 मिनट लगाया है उस टॉपिक को समझाने में कि इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जो वेसिकल्स होते हैं वो एक प्रकार की प्रोटीन ही है, मींस वो प्रोटीन ही है, पॉलीपेप्टाइड चेन से वो मिलकर बन रही है। हमने क्या बताया, many of these are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated। The endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi, lyso and vacuoles। Since the functions of mitochondria, chloroplast, peroxisomes are not coordinated with the above component, these are not considered as the part of endomembrane system। यहाँ पर ये लिखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सिसोम्स होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, और नीट 2022 में इन्हीं लाइन पर क्वेश्चन पूछा गया था। नीट 2022 के अंदर यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन के अंदर क्या था कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये था, और दूसरा स्टेटमेंट जो नीट 2022 के पेपर में आया था दूसरा, उसमें बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट होते हैं वे कोऑर्डिनेटेड में वर्क नहीं करते। तो दूसरा स्टेटमेंट सही था, पहला स्टेटमेंट भी हमारा सही था, क्योंकि जो में होते हैं जिनके पास जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क करते हैं। ये स्टेटमेंट था पहला, और दूसरा स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो प्रोक्सिसोम्स वगैरह होते हैं वे कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क नहीं करते। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही थे। ये नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बढ़ते हैं हम आगे।
अब बात कर रहे हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। हमने जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है एनसीईआरटी में जो लिखा है वो पढ़ लिया है। अब पढ़ रहे हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसकी हेल्प से इसको देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टेज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवेल्स द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ ए टिनी ट्यूबुलर स्कैटर्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने आपको बताया था कि इस तरीके से क्या होते हैं ये क्या है? ये टिब्यूल्स है। ये क्या है? टिब्यूल्स। ऐसे टिन्नी पतले पतले टिब्यूलर स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे देखने को मिलते हैं। और कहाँ से कनेक्ट होते हैं? ये न्यूक्लियस से ऐसे कनेक्ट होते हैं। ऐसे क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस से। ये लाइन लिखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने पाया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर रिवेल्स द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क। इनका हमें नेटवर्क देखने को मिलता है पूरा का पूरा। किसका? रेटिकुलम होता है एक प्रकार से जाल। हमें एक इसका नेटवर्क देखने को मिलता है। ऐसे टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स जो ये टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स है इनका नेटवर्क देखने को मिलता है। वो नेटवर्क कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है साइटोप्लाज्म के अंदर में देखने को मिलती है। हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। हमने आपको बताया था कि जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है उसे हम दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ल्यूमिनल इनसाइड ईआर और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जिसे साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट कहते हैं। ये दोनों हमने आपको डायग्राम की हेल्प से समझा दिए थे कि ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट क्या होते हैं। द ईआर ऑफ्टन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम देखने को मिलते हैं क्या बोलते हैं उसे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगली लाइन में यही बताया है एनसीईआरटी ने कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अगर राइबोसोम देखने को मिल रहे हैं तो उसे बोलते हैं RER। अगर राइबोसोम नहीं देखने को मिल रहे, इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर हमें राइबोसोम देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसी को देख लीजिए आप जो हमने अभी डायग्राम बनाया है रफली सा। अगर इसके सरफेस पर हमें राइबोसोम देखने को मिल रहे हैं, इसके सरफेस पर ऐसे राइबोसोम देखने को मिल रहे हैं तो इसे बोल रहे हैं हम RER। और अगर इसके सरफेस पर ऐसे हमने एक और बना दिया, ये इसके सरफेस, ये बिल्कुल सरफेस इसका क्या है? प्लेन है। यहां पर कोई भी राइबोसोम नहीं है तो इसे बोल रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी आपको लाइन क्लियर हो गई होगी। हमने एनसीईआरटी भी इसकी पढ़ ली है कि जहां पर राइबोसोम है वो RER, जहां पर नहीं वो SCR। अब बात करते हैं हम आगे। जो RER होता है हमने यहां तक पढ़ लिया था ये कि जिनके सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते उन्हें RER बोलते हैं। RER is frequently observed in the cell actively involved in protein synthesis and secretions। ये क्या है? इसका भी रोल चल गया है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? ये रोल कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके दो फंक्शन आपको हमने बताए थे। एक प्रोटीन सिंथेसिस, जहां भी राइबोसोम आ जाए वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काम होता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। हमने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, वही बात यहां पर लिखी है कि न्यूक्लियस से डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है? वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है न्यूक्लियस से। बट अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम बात करते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या होता है? ये लिपिड का फॉर्मेशन यहां पर होता है। स्मूथ होता है। जहां भी स्मूथ होगा, आपको केवल ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं। हर साल नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है और जाता रहेगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। और लिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड बनाता है। ये फॉस्फोलिपिड के अंदर काम करता है।
एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब लिपिड लाइक की बात की है तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन वगैरह के बारे में ये बात कर रहा है। यहाँ पर हमने दो टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और दूसरा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने कंप्लीटली समझ लिया है। अगले लेक्चर में अब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब क्या है, हम इस लेक्चर नंबर, ये 10 था, लेक्चर नंबर 9 और 10 के ऊपर हम आपको एक डीपीपी प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। हर प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको वो डीपीपी सोल्व करनी है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।